हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में, अर्थात रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। और ये हमारी जो क्लास 12th की बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम मुख्य रूप से जनन से संबंधित जो भी पहलू होते हैं, जनन से संबंधित जो भी पहलू आपके दिमाग में आते हैं, उन सभी के ऊपर यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझेंगे और उसके साथ साथ में जो गर्भ निरोधक तरीके होते हैं, जो साधन होते हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। तो इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। और ये जो वीडियो है यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, साथ साथ में नीट की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनन स्वास्थ्य के बारे में। जनन स्वास्थ्य या जिसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले यदि आपसे बात करें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, किसे कहें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब या जनन स्वास्थ्य का मतलब यह होता है कि जो जनन से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, जनन से संबंधित जो भी पहलू आपके दिमाग में आते हैं, उन सभी को कंप्लीटली एक साथ क्या कहा जाता है, जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। जनन से संबंधित स्वास्थ्य के जो भी पहलू हैं तो उनको हम जनन स्वास्थ्य कहेंगे। तो यदि मैं बात करूं जनन स्वास्थ्य, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि जनन से संबंधित स्वास्थ्य के समस्त पहलू, जो भी आपका जनन से संबंधित स्वास्थ्य के बारे में जो भी चीजें दिमाग में आती हैं, जैसे कि हम बात करें जनन अंगों की, जैसे कि हम किसके बारे में बात करें, जनन अंगों की, उनकी यदि हम संरचनात्मक रूप से देखें, उनके कार्यात्मक रूप से देखें, उसके ऊपर हम बात करें। जैसे कि हम जनन से संबंधित भावनात्मक रूप से बात करें, जनन से संबंधित हमारे समाज में क्या बातें चलती हैं उनके बारे में बात करें, तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं, ये जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत शामिल होती हैं। इन सभी को कंप्लीटली रूप से जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जनन से संबंधित, जैसे जनन अंगों के शारीरिक संरचनाओं से संबंधित, उनके कार्यों से संबंधित, भावनात्मक, सामाजिक, मानसिक जो भी पहलू हैं, वो सभी के सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बोलता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO है, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यदि उसका माने, उसकी बात को हम माने, तो ये क्या बोलता है कि जनन एवं जनन अंगों से जनन अंगों के शारीरिक, कार्यात्मक, मानसिक, सामाजिक
भावनात्मक पहलू जनन स्वास्थ्य में शामिल हैं। कि जनन से संबंधित जो भी पहलू आपके दिमाग में आता है, जैसे जनन से संबंधित जनन अंग कैसे कार्य कर रहे हैं, वो संरचनात्मक रूप से ठीक है कि नहीं है, जनन से संबंधित हमारे दिमाग में क्या चीजें चल रही होती हैं, क्या उलझन चल रही होती है, वो सारी चीजें, जनन का जो भावनात्मक संबंध है वो, जनन से संबंधित समाज में क्या चल रहा है, क्या भ्रांतियां हैं, क्या उनके सत्य हैं, वो ये सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती। तो ये तो हो गई जनन स्वास्थ्य का मतलब, और ये इसके WHO के अनुसार इसकी क्या हो गई है, एक तरीके से परिभाषा हो गई। अब इसके बाद में यदि हम बात करें कि क्या सरकार के स्तर पर भी जनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है, या सरकार भी जनन से संबंधित पहलुओं पर विचार करती है, तो ऐसा नहीं है कि सरकार उसके ऊपर चर्चा नहीं करती है या सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। यदि हम भारत सरकार के बारे में बात करें या भारत के बारे में बात करें, तो भारत विश्व का पहला ऐसा देश था जिसने सबसे पहले जनन स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रमों की क्या की, शुरुआत की। तो यदि हम बात करें कि भारत है विश्व का प्रथम देश था, विश्व का पहला देश जिसने जनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों की शुरुआत की। ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखना है। भारत में आजादी के समय से ही, जब भारत को आजादी मिली 1947, उसके जस्ट बाद में से ही जनन स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना प्रारंभ किया, और 1951 में भारत सरकार ने पहली बार एक कार्यक्रम लॉन्च किया। तो यदि हम भारत सरकार के बारे में बात करें, (1951) में एक कार्यक्रम लॉन्च किया। यह थोड़ा सा का आपको ध्यान रखना है। और इस कार्यक्रम का नाम उन्होंने क्या रखा, परिवार नियोजन। इस कार्यक्रम का नाम रखा उन्होंने क्या, परिवार नियोजन। सरकार का इसके ऊपर पहली बार ध्यान गया 1951 में, एक कार्यक्रम लॉन्च किया जिसे क्या कहा गया, परिवार नियोजन। इस परिवार नियोजन को वर्तमान में दूसरे नाम से जाना जाता है, और वो होता है परिवार कल्याण। तो उसी परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो नाम है, उसको वर्तमान में क्या कर दिया गया है, परिवार कल्याण। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि सरकार ने वर्तमान समय के अंतर्गत एक और भी अधिक बड़ा कार्यक्रम की क्या की है, शुरुआत की है। वर्तमान में सरकार ने एक बहुत बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम या जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है, और जिसके अंतर्गत इस परिवार कल्याण के साथ साथ
और बहुत सारे पहलुओं को शामिल किया गया है। इनके प्रचार प्रसार से संबंधित शामिल किया गया है, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित चीजों को शामिल किया गया है, बच्चों के जनन से संबंधित चीजों को शामिल किया गया है, उसी जच्चा और बच्चा जो भी माता है, जो भी बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनकी मृत्यु दर से संबंधित सभी चीजों को एक तरीके से शामिल करके कार्यक्रम की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। तो ये इससे भी बड़ा एक कार्यक्रम की शुरुआत वर्तमान में सरकार ने की है, और ये कार्यक्रम है वो जाना जाता है मातृ मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, सॉरी मात्र नहीं, यहां पर हमें ध्यान रखना है जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसे कहा जाता है RCH, जिसे क्या कहा जाता है, RCH कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, आपकी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस, या इसे बोला जाता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। RCH का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, जो भारत सरकार का क्या है कि कार्यक्रम है जो वर्तमान में चल रहा है, जिसमें विशेष रूप से जनन स्वास्थ्य के ऊपर और बाल स्वास्थ्य के ऊपर जो चीजें होती हैं उनको फोकस किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, RCH की फुल फॉर्म होती है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। हमें सरकार के साथ साथ हमें भी समाज के स्तर पर इस जनन स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में सुधार लाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से जो किशोर बालक हैं, जो किशोरी बालिकाएं हैं, उनके साथ ऐसी चर्चा की जानी चाहिए। इसी कार्यक्रम के द्वारा सरकार होती है जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उनके प्रचार प्रसार का वो प्रयास करती है। और इसके अलावा यदि हम देखें तो जो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित हैं, जो मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम है उनसे संबंधित हैं, उनके बारे में चर्चा करती है। इसी कार्यक्रम के तहत जो बच्चे होते हैं, जो पाठ्यक्रम है उनके अंतर्गत जनन स्वास्थ्य को क्या किया गया है, शामिल किया गया है और उनके बारे में चर्चा की गई है। तो ये सारी चीजें इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होती हैं, शामिल होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जनन स्वास्थ्य का क्या मतलब है। इसके अलावा भारत सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। एक परिवार नियोजन जो 1951 में लॉन्च किया, जिसको परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से एक कार्यक्रम चल रहा है जिसे हम RCH कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में एक शब्द के बारे में आपको जानना है। इसके बाद में आपको एक शब्द के बारे में जानना है जिसका मतलब होता है क्या, उल्ववेधन। उस शब्द का क्या है, उल्व वेधन, या जिसे कहा जाता है एमनियोसेंटेसिस। क्या कहा जाता है, एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। उल्ववेधन या एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। देखो, ये एक तकनीक है, एक तरीके का प्रोसीजर है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। और ये जो प्रक्रिया है या जो ये तकनीक है, इसकी सहायता से जो बच्चा होता है, जो गर्भ में पल रहा होता है, जो माता के गर्भ में पल रहा होता है, उस गर्भ में पल रहे बच्चे के जो भी
आनुवांशिक विकार होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया या अन्य कोई भी जन्मजात रोग हो गए हैं, कोई आनुवांशिक रोग हो गया है, उसके बारे में पता लगाया जाता है। इस प्रक्रिया में हम करते क्या हैं, इस प्रक्रिया में करते क्या हैं कि जो गर्भस्थ शिशु है, गर्भस्थ शिशु है, उसके चारों तरफ एक तरल पाया जाता है। गर्भस्थ शिशु के चारों तरफ क्या पाया जाता है कि तरल, जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। जिसे क्या बोला जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक तरल कहा जाता है। इस गर्भस्थ शिशु के चारों तरफ पाया जाता है। इस एमनियोटिक तरल में होता क्या है कि बच्चे की कुछ कोशिकाएं होती हैं वो उपस्थित होती, बच्चे की कुछ कोशिकाएं इस तरल में क्या होती हैं, उपस्थित होती। इस तरल में आ जाती हैं। और जब ये कोशिकाएं इस तरल में आ जाती हैं तो कई बार क्या होता है कि आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए एक सुई की सहायता से, जो गर्भवती महिला है उसमें यूएसजी गाइडेड होती है, कहने का मतलब सोनोग्राफी से देखते हैं और उसके बाद में एक निडिल डालते हैं और निडिल डालकर वहां से क्या निकाल लेते हैं, वो तरल निकाल लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेते हैं। और उस एमनियोटिक फ्लूइड का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करने से हमें क्या पता चलता है कि उस तरल के अंतर्गत, क्योंकि बच्चे की कोशिकाएं हैं, गर्भस्थ शिशु की कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनकी आनुवांशिक संरचना के बारे में पता लगाया जा सकता है। और उस आनुवांशिक संरचना से देखा जाता है कि क्या इसके अंतर्गत कोई आनुवांशिक बीमारी है या नहीं है, इसके बारे में इससे पता लगाया जाता है। तो आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए ये तकनीक काम में आती है। गर्भस्थ शिशु में आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए यह तकनीक काम में आती है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि इस एमनियोसेंटेंसिस का गलत उपयोग कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इस तकनीक की सहायता से बच्चे के लिंग का भी पता लगाया जा सकता है, क्योंकि कोशिका होती है और यदि उसके आनुवांशिक पदार्थ का विश्लेषण किया जाए तो उसे पता लग सकता है कि जो गर्भस्थ शिशु है वो मादा है या मतलब कहने का मतलब लड़का है या लड़की। तो इस तकनीक की सहायता से इसके गलत उपयोग के द्वारा लिंग निर्धारण किया जा सकता है और जो मादा भ्रूण होता है कई बार उसकी हत्या हो सकती है। तो सरकार इस प्रक्रिया के ऊपर क्या रखती है, एक कंट्रोल रखती है, नियंत्रण रखती। तो आपको यह तकनीक पता होनी चाहिए। इस तकनीक का मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाता हूं कि यह तकनीक होती कैसे है। देखो, अभी आपको बताया है कि क्या आपको पता है कि एमनियोसेंटेंसिस या जिसे उल्व वेदन कहते हैं वो क्या होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी सहायता से हम जो माता के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उस पल रहे बच्चे के जो आनुवांशिक विकार होते हैं, जो आनुवांशिक रोग होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया या अन्य कोई आनुवांशिक रोग हो गया, उनका पता लगा सकते हैं। हमें पता है कि जो गर्भस्थ शिशु होता है उस गर्भस्थ शिशु के चारों तरफ एक तरल पदार्थ पाया जाता है और इस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। क्योंकि इस तरल के अंतर्गत बच्चा है और इसके कारण से बच्चे की कुछ कोशिकाएं होती हैं वो टूटकर इस तरल के अंतर्गत पाई जाती हैं या इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और जिससे होता क्या है, जिससे होता यह है कि इस तरल में वो कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं। अब इस तकनीक में क्या करते हैं, एक इंजेक्शन की सहायता से, और ये इंजेक्शन ऐसे सीधा नहीं डालते हैं, वो देखते हैं हम यूएसजी गाइडेड, कहने का मतलब सोनोग्राफी के द्वारा देखते हैं कि वो निडल कहां जा रही है
और उसके बाद में इस एमनियोटिक फ्लूइड को यहां से निकालते हैं कुछ मात्रा में, और फिर उस एमनियोटिक फ्लूइड का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, और उस परीक्षण से उसकी आनुवांशिक संरचना के बारे में पता लगाया जा सकता है, क्या उसके अंतर्गत कोई आनुवांशिक विकार है या नहीं। लेकिन इसका लिंग निर्धारण के अंतर्गत दुरुपयोग भी किया जा सकता है, और इसीलिए सरकार का इसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, उल्वेदन या एमनियोसेंटेंसिस क्या होता है, ये हम एक डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। तो यहां तक अभी तक जो बातें हमने की हैं वो क्या क्या बातें की कि भाई जनन स्वास्थ्य क्या है, जनन स्वास्थ्य से संबंधित हमारी सरकार ने क्या क्या कार्यक्रम चला रखे हैं। इसके बाद में एक हमने तकनीक के बारे में बात की या प्रक्रिया के बारे में बात की है, जिसे हम बोलते हैं उल्वेदन या एमनियोसेंटेंसिस। ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में भी आई होंगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। हालांकि इस चैप्टर में अन्य थोड़ी बहुत बातें हैं वो लिखी हैं, लेकिन वो ऐसी बातें नहीं है कि वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वो नॉर्मली एक बार पढ़ने के लिए होती हैं, अगर आपको समय मिले तो आप किताब में से पढ़ सकते हो। अन्यथा जो भी चीजें होती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जामों में पूछी जाती हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं, वो सारी चीजें यहां तक आपको बताई गई। अब इसके बाद में थोड़ी सी चर्चा हम भारत और विश्व में जनसंख्या वृद्धि के ऊपर करना चाहते हैं। किसके ऊपर करना चाहते हैं? जनसंख्या वृद्धि के ऊपर। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि को जब हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस जनसंख्या वृद्धि को रोकने की क्या है, जरूरत है, और फिर उसके बाद में हम उसको रोकने के तरीकों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखो अभी हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं भाई? जनसंख्या वृद्धि एवं उसके कारण। हम बात करने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि के ऊपर और जनसंख्या वृद्धि के कारणों के ऊपर। देखो भाई, यदि मैं बात करूं किसके बारे में? जनसंख्या वृद्धि के बारे में। क्या है? यदि हम जनसंख्या के बारे में बात करें, पॉपुलेशन के बारे में बात करें, चाहे से वो विश्व के स्तर पर बात करें, वर्ल्ड स्तर पर बात करें या इंडिया के ऊपर बात करें, दोनों ही जगह हमें लगभग समान पैटर्न देखने को मिलता है। और ये समान पैटर्न हमें क्या बताता है कि जो जनसंख्या है, जो लोगों की संख्या है, ये बहुत तेज गति के साथ बढ़ रही। और क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज गति के साथ बढ़ रही है और उसकी तुलना में जो भी संसाधन है वो उतनी मात्रा में नहीं है, इस कारण से थोड़ा सा हमें जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की क्या है, आवश्यकता है। यदि हम जनसंख्या वृद्धि की तुलना करके देखें तो सबसे पहले हम विश्व के स्तर पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? विश्व के स्तर पर। देखो, यदि हम बात करें सन 1900 की, यदि हम बात करें सन 1900 की, तो पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी वो थी 2 अरब। कितनी थी भाई? 2 अरब। सन 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या थी 2 अरब। फिर 2000 में, सन 2000 में, कहने का मतलब 100 साल में, 100 सालों में ये जनसंख्या है, ये हो गई 6 अरब। कितनी हो गई भाई? 6 अरब। और उसके बाद में केवल 11 सालों में, 2011 में, कितने साल? केवल 11 साल, इसमें पूरे विश्व की जनसंख्या होगी 7.2 अरब।
ये हम क्यों बता रहे हैं? आपको लग रहा होगा कि हमें क्यों बता रहे हैं भाई, जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें इस जनसंख्या के जो ईयर हैं उनमें ये जनसंख्या देखकर एक अनुमान लगा सकते हैं कि जनसंख्या कितनी तेज गति से बढ़ रही है। जो 1900 में 2 अरब जनसंख्या थी पूरे विश्व की, वो केवल 100 सालों के अंतर्गत 3 गुना हो गई। कितनी? 6 अरब। कितनी हो गई? 6 अरब। और वही जनसंख्या जो 2000 से 2011 केवल 11 सालों के अंतर्गत कितनी बढ़ गई? 1.2 अरब बढ़ गई। और ये तीनों तथ्य हैं, ये जो तीनों फैक्ट हैं, वो हमें ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि जनसंख्या है वो बहुत तेज गति के साथ बढ़ रही है। यदि हम बात करें भारत के स्तर पर, कहां पर बात करें, हमें भारत के स्तर पर यदि हम बात करें, हमारे इंडिया में क्या स्थिति है? और हमारे इंडिया में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि विश्व में इतनी तेज गति से बढ़ रही है तो हमारे पास कोई बहुत बढ़िया स्थिति है। भारत विश्व का जनसंख्या के हिसाब से पहला देश है। यदि आज की स्थिति के बारे में बात की जाए तो भारत की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ है। लगभग कितनी है? 150 करोड़। और जो ये बताने के लिए काफी है कि यदि विश्व के स्तर से हम देखें, जो वर्तमान समय में 8 अरब के आसपास जनसंख्या है, उस स्तर से हम देखें तो लगभग हर 6वां आदमी है वो भारतीय है। यदि हम भारत के बारे में बात करें तो जो आजादी के समय, कहने का मतलब 1947, उस समय भारत की जनसंख्या थी 35 करोड़। कितनी थी भाई? 35 करोड़। दो 2000 में ये जनसंख्या बढ़कर हो गई लगभग 100 करोड़। 2000 में ये जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई? 100 करोड़। और 2011, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो जनसंख्या या जनगणना के जो आंकड़े हैं वो 2011 के हैं, और 2011 में ये जनसंख्या बढ़कर हो गई 121 करोड़। कितनी हो गई? 121 करोड़। ये जनसंख्या भी ये बताने के लिए पर्याप्त है कि विश्व में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे भारत में भी जनसंख्या है वो बढ़ रही है। उसका भी पैटर्न लगभग सेम सा है। और या हम यूं भी बोल सकते हैं कि विश्व के स्तर से भारत का जो जनसंख्या का बढ़ने का जो पैटर्न है वो कोई खास बढ़िया है नहीं, उससे भी ज्यादा तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है। केवल 10 सालों के अंतर्गत, या हम बोल दें 11 सालों के अंतर्गत, ये जनसंख्या 21 करोड़ बढ़ गई। और जो वर्तमान समय में यदि हम देखें, वर्तमान में जो जनगणना चल रही है या नॉर्मली हम आंकड़े देखें तो 150 करोड़ के आंकड़े आते हैं। कहने का मतलब 15 साल के अंतर्गत, लगभग 15-16 साल के अंतर्गत ये जनसंख्या 30 करोड़ से ज्यादा और बढ़ चुकी है। तो ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये आंकड़े ये दर्शा रहे हैं कि जनसंख्या है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, और इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं है। और जब संसाधन उपलब्ध नहीं है तो इसके नियंत्रण की क्या पड़ेगी? हमें आवश्यकता पड़ेगी। इस हिसाब से बोला जा सकता है कि हर छठवां व्यक्ति भारतीय है। विश्व में से अगर हम 6 लोग पकड़ें तो उनमें से एक भारतीय होगा। ये आंकड़े ऐसे बता रहे। अब हम ये बात करना चाहते हैं कि ये जनसंख्या है ये तीव्र गति से क्यों बढ़ रही है, इसके बढ़ने के क्या कारण हैं कि ये इतनी तेज गति से बढ़ रही है। तो उनके ऊपर भी हम चर्चा करना
चाहते हैं कि जनसंख्या इतनी तेज गति से क्यों बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हो सकते। देखो भाई, पहला कारण क्या समझ में आता है जनसंख्या वृद्धि के बारे में। यदि हम पुराने समय से वर्तमान समय की तुलना करें, यदि पुराने समय से वर्तमान समय की तुलना करें तो क्या है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनके अंतर्गत अभूतपूर्व क्या हुई है, वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये पहले की तुलना में बहुत अधिक सुधरी हैं और जिसके कारण से जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसके अलावा क्या कारण हो सकता है कि यदि हम बात करें जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर की, उसमें क्या हुआ है, सुधार हुआ है। मतलब जन्म दर बढ़ी है और मृत्यु दर तुलनात्मक रूप से पहले की तुलना में कम हुई है, जिसके कारण से जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। देखो क्या क्या कारण है। जन्म दर में, जन्म दर एवं मृत्यु दर में सुधार, मतलब जन्म दर बढ़ी है और मृत्यु दरें कम हुई है और जिसके कारण से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। दूसरा कारण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में सुधार। पहले जब बच्चे का जन्म होता था तो उस समय स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी नहीं थी, जिसके कारण से बच्चे को जन्म देते वक्त या तो माता की मृत्यु हो जाती थी या बच्चे की मृत्यु हो जाती थी या दोनों की मृत्यु हो जाती थी। और वर्तमान समय में चिकित्सकीय सेवाओं में सुधार की वजह से ये मातृ एवं शिशु मृत्यु दर है उसमें लगातार क्या हुआ है, सुधार हुआ है और इसके कारण से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसके बाद में और क्या है, तीसरा कारण हम बता सकते हैं स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार। जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके अंतर्गत अभूतपूर्व क्या हुए हैं, सुधार हुए हैं। ये स्वास्थ्य सेवाएं बहुत तेज गति से बढ़ी, जिसके कारण से जन्म दर होती है वो बढ़ रही है और मृत्यु दर कम हो रही है। अब आपको लग रहा है कि भाई अगर जन्म दर बढ़ रही है तो मृत्यु दर को भी हम बढ़ा लेते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई, हम सुधार की तरफ जाना चाहते हैं तो मृत्यु दर को बढ़ने नहीं दे सकते हम, तो इसलिए हमें सुधार की तरफ आवश्यकता है। इसके अलावा एक कारण क्या हो सकता है, एक कारण यह भी है भारत में जनन योग्य आयु के लोगों की अधिकता। वर्तमान समय में देखें तो भारत की जो जनसंख्या है उसका पैटर्न इस हिसाब का है कि जो युवा हैं वो अधिक हैं और क्योंकि युवा होते हैं वो जननक्षम होते हैं, उनकी आयु होती है वो जनन के लिए उपयुक्त होती है और क्योंकि जनन के लिए उपयुक्त है इस कारण से जनसंख्या का बढ़ना क्या है, लाजमी है। तो ये कुछ कारण हैं जो मुख्य तौर पर इन्हें जनसंख्या वृद्धि के लिए क्या है, उत्तरदायी।
अब इस जनसंख्या वृद्धि को रोकने की क्या है जरूरत? जनसंख्या वृद्धि में हमें सुधार करने की क्या है जरूरत? क्योंकि संसाधनों की लगातार क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? जनसंख्या का नियंत्रण। और जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या किया जा सकता है भाई? जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या किया जा सकता है? तो भारत सरकार क्या कर रही है? इसके लिए परिवार नियोजन या फिर परिवार कल्याण, परिवार नियोजन या परिवार कल्याण नामक कार्यक्रम चला रखा है। और इसके द्वारा भारत सरकार ने क्या की है? एक ऐसी पहल की है कि जो भी लोग हैं वो अधिक संख्या में बच्चे उत्पन्न ना करें। और भारत के अंतर्गत इस जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए एक नारा दिया गया, क्योंकि पहले बच्चे ज्यादा होते थे, तो बाद में भारत सरकार के द्वारा एक नारा दिया गया कि बच्चे दो ही अच्छे या हम दो हमारे दो। इसके अलावा वर्तमान समय में जो कामकाजी लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो दो बच्चों की बजाय एक बच्चे पर ही संतुष्ट हैं। और उन्होंने एक नारा दिया, हम दो हमारे एक, या फिर बच्चा एक ही अच्छा, यह नारा भी दिया गया। और वर्तमान समय में कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे दंपति भी हैं जो बच्चे उत्पन्न करने की चाह नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से भारत सरकार ने जो कार्यक्रम लॉन्च किया जनसंख्या नियंत्रण के लिए, कि दो बच्चों के ऊपर रोक लगाई, दो से अधिक बच्चों के ऊपर क्या लगाई है? रोक। तो ये सभी जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत सरकार के द्वारा किए गए क्या हैं? प्रयास। इन्हीं प्रयासों के तहत एक तरीका हो सकता है, वो हो सकता है गर्भ निरोधक, या जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। वो गर्भ निरोधक क्या होते हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाता है, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से साधन हो सकते हैं, इन सब के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं, आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत। इस कारण आगे आने वाले वीडियो को जरूर देखें। बाकी आप सभी लोगों को आज के इस वीडियो के अंतर्गत जो भी बातें हमने बताई, चाहे से वो जनन स्वास्थ्य से संबंधित बात बताई हो, या फिर हमने जनसंख्या वृद्धि से संबंधित बात बताई हो, इसके नियंत्रण से संबंधित बात बताई हो, या एक तकनीक जिसे एमनियोसेंटेंसिस कहते हैं, उलू विभेदन कहते हैं, उसके बारे में कोई भी बात बताई हो, ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर फिर भी कोई चीज आपके समझ में नहीं आती है तो हमें कमेंट जरूर करें, आपको कमेंट में उसका पूरा सॉल्यूशन बताने का प्रयास किया जाएगा, या जैसे भी आपको उसको तरीके से सोल्व करवाया जा सकता है वैसा प्रयास किया जाएगा। बाकी यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहे। धन्यवाद।